हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक जर्मन सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस सिनेमा का नाम है एम। ये फिल्म बहुत ही पुरानी फिल्म है। 1931 साल में ये फिल्म रिलीज़ हुआ था। 1931 साल यानी वो ज़माना जब टॉकीज़ फिल्म की शुरुआत बस हुआ ही था, क्योंकि इससे पहले साइलेंट फिल्म्स बनते थे। और साइलेंट फिल्म्स मतलब आप सब जानते हो कि ऐसे फिल्में जहाँ पे डायलॉग्स के इस्तेमाल नहीं होता था, जहाँ पे सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने रोल्स बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा के ज़रिए इनेक्ट करना होता था। किसी के पास कोई डायलॉग नहीं था, बस शारीरिक भाषाओं के ज़रिए सब लोग अपने रोल्स को इनेक्ट किया करते थे। तो उस ज़माने में ये फिल्म बनी थी। तब टॉकी फिल्म्स का इजाद बस हुआ ही था। और इस फिल्म में और भी तरह तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई जो इससे पहले बहुत सारे फिल्मों में नहीं हुआ था। तो एम जो है बहुत ही ऐतिहासिक सिनेमा है और इनके जो डायरेक्टर है फ्रिट्ज लैंग, वो भी सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़े नाम है। उस ज़माने में बहुत सारे जर्मन फिल्में उन्होंने बनाई थी। बाद में उन्होंने हॉलीवुड में जाकर भी बहुत बढ़िया फिल्में कुछ बनाई हैं। तो इस फिल्म का जो जॉनरा है वो जॉनरा है मिस्ट्री थ्रिलर का, ठीक है। और इस फिल्म का कहानी कुछ ऐसा है कि एक सीरियल किलर है, ठीक है, जो स्कूल जाने वाली बच्चियों का अगवा करता है और सिर्फ अगवाई नहीं करता, उनका कत्ल भी करता है। तो अब तक बर्लिन में ये जो सारी घटनाएं घट रहा है पूरी बर्लिन में घट रहा है। तो बर्लिन शहर में ही ये फिल्म की कहानी बेस्ड है। तो उस शहर में अब तक इस सीरियल किलर ने 8 ऐसे बच्चियों का अगवा कर चुका है और उन सब का कत्ल वो कर चुका है, ठीक है। पूरा शहर पागल है। सारे के सारे आम लोग जो है उनके दिल में डर और खौफ है। खौफ का माहौल है सबके दिल में। पूरे शहर में ये माहौल बुरी तरह से फैल चुका है। सब पैनिक कर रहे हैं। सब लोग अपने बच्चियों को स्कूल में भेजने से डर रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे या बच्चियां अगवा ना हो जाए। और ऊपर से जो पुलिस है इस शहर के, वो हर जगह हाथ पैर तो मार रहे हैं, लेकिन इस खूनी का अभी तक पता नहीं लगा पाए। वो खूनी का पता लगाने में नाकाम हो रहे हैं। और ये वो ज़माना था जब बहुत सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सो कॉल्ड माफिया ऑर्गेनाइजेशंस ये सब मतलब ऑपरेशनल थे। उस वक्त बहुत सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी माफिया के सारे जो ग्रुप्स हैं वो सब जर्मनी में मौजूद थे और वो सब अपने अपने तरीके से काम करते थे, ठीक है। मतलब वो तो सब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब क्राइम करते थे, लूटपाट करते थे, सरेआम डकैती करते थे और भी बहुत आम लोगों का वो खून भी करते थे। बहुत तरह के ऐसे क्राइम्स वो करते रहते थे। तो ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्कुल पागल हो गए थे। उनका भी दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उनके धंधे में बहुत नुकसान हो रहा था। पुलिस इन पर शक करके इन्हें अरेस्ट कर रहा था, लेकिन इन्हें भी नहीं मालूम था कि सीरियल किलर कौन है, क्योंकि ये जो माफिया वाले हैं वो खुद मतलब इस कांड में शामिल नहीं थे। वो इन बच्चों को अगवा नहीं कर रहे थे, वो इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसलिए वो सब ने मतलब मिलकर एक मीटिंग की जहाँ पे उन्होंने तय किया कि वो लोग पुलिस से पहले इस सीरियल किलर को ढूंढेंगे और अपने हाथों से सज़ा देंगे। तो इस फिल्म में हम देखते कि कैसे इस फिल्म के पॉलिटिशियंस, पुलिस फोर्स और ये माफिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो किस तरह लगे पड़े रहते हैं और किस तरह से वो सीरियल किलर को पकड़ते हैं और फिर क्या क्या होता है नहीं होता है। इसके लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस फिल्म में मैंने पहले कहा बहुत सारे ऐसे चीज़ों की इस्तेमाल हुआ जो इससे पहले कभी किसी फिल्म में हुआ ही नहीं था। इस फिल्म को कहा जाता है एक अर्ली एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीड्यूरल ड्रामा। प्रोसीड्यूरल ड्रामा मतलब एक ऐसा ड्रामा फिल्म जहाँ पे डिटेलिंग्स का इस्तेमाल ज़ोरों शोरों से होता है। तो आजकल प्रोसीड्यूरल ड्रामा फिल्म्स हम आजकल देखते ही रहते हैं।
और हमें ऐसे फिल्मों की आदत पड़ गई है, क्योंकि जब भी कहीं पे खून होता है तो पुलिस किस तरह से फंक्शन करता है, डिटेक्टिव एजेंसीज किस तरह से फंक्शन करते हैं, या इन्वेस्टिगेटर्स किस तरह से वो खूनी तक पहुंचते हैं, वो किस तरह की डिटेलिंग्स का वो इस्तेमाल करते हैं, ये सब आज की फिल्मों में हमें देखने की आदत है। तो इन चीज़ों के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी मिस्ट्री फिल्म कभी पूरा होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में इन डिटेलिंग्स का इस्तेमाल करके ही हर एक पुलिस, हर एक मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम्स क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं, है ना। तो पुलिस किस तरह से हाथ पैर मार रहे थे, वो क्या क्या कर रहे थे इस खुद को पकड़ने के लिए, पूरी डिटेल में इस फिल्म में दर्शाया गया था। इससे पहले बहुत ही कम फिल्मों में ये डिटेल्स दर्शाए गए थे, और सिनेमा उस वक्त बस इवॉल्व कर रहा था। ठीक है, सिनेमा जो शब्द है ये दर्शकों के लिए एक बहुत ही नया शब्द था। मानता हूँ कि सिनेमा की इजाद 1895 में हुआ था, और उस वक्त बहुत सारे लोग हॉल में जाके सिनेमा देखते थे, लेकिन सिनेमा का वो स्टैंडर्ड नहीं था, सिनेमा की वो कद नहीं था जो आज के ज़माने में है। आज के ज़माने में सिनेमा का जो कद है वो उस ज़माने में नहीं था। तो उस ज़माने में सिनेमा लोगों के लिए एक नई बात थी, सिनेमा का बस मतलब एवोल्यूशन हो रहा था, सिनेमा धीरे धीरे बन रहा था, बहुत सारे नई नई चीज़ें फिल्मों में आ रहा था, बहुत सारे नए टेक्निक्स का इस्तेमाल धीरे धीरे सिनेमा में हम होते हुए देख रहे थे। 1931 वो ज़माना है जब गरीबी पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और आप सब जानते ही हो ये वो ज़माना था एडोल्फ हिटलर का। ये एडोल्फ हिटलर के राज का ज़माना था, उनके तानाशाही का ज़माना था, और जर्मनी में उनकी तानाशाही एकदम ज़ोरों से चल रहा था। वो एकदम पीक पे थे, वो जर्मनी के राजा, जर्मनी के भगवान, जर्मनी के सब कुछ थे वो, और वो ज़ोरों शोरों से इंग्लैंड से टक्कर ले रहे थे, यूएसए वालों से टक्कर ले रहे थे, पूरी दुनिया से वो टक्कर ले रहे थे। क्योंकि उसके कुछ ही सालों बाद, यानी कि 1939 साल में दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका था। तो ये ऐसा ज़माना था जब एक दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने वाला है, ऐसा लोगों को मालूम था, और तब बहुत बड़ा डिप्रेशन मतलब हो चुका था। डिप्रेशन यानी वॉल स्ट्रीट क्रैश, यानी गरीबी की शुरुआत, हर जगह गरीबी, लोगों के पास कोई अच्छा खासा नौकरी नहीं, किसी तरह मजदूरी करके, छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। और ऊपर से पूरी शहर में जितने भी सारे औरतें हैं, जितने भी सारे मतलब लोग हैं, वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा डरे हुए रहते थे कि उनके बच्चों को अगर कुछ हो गया तो ऐसा डर के माहौल में किस तरह से पुलिस, किस तरह से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह से पॉलिटिशियंस, मतलब वो किस तरह हाथ पैर मार के इस खूनी तक पहुंचते हैं, पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दर्शाई गई थी। और यहाँ तक कि उस ज़माने में जो समाज था, जो लोग थे, वो किस तरह से सोचते थे, उनके दिल और दिमाग में मतलब क्या था, सरकार के लिए, पुलिस के लिए या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके दिल में क्या सोच था, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो किस तरह सोचते थे। तो उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया था। तो बहुत डिटेलिंग्स का इस्तेमाल हुआ है, और भी कई और भी बहुत सारे नई चीज़ों की इस्तेमाल हुई, जैसे कि हैंडराइटिंग एक्सपर्टाइज का और फिंगरप्रिंट्स का, जो मतलब फिल्मों में उस ज़माने में इस्तेमाल होता नहीं था। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट किस तरह से फंक्शन करते हैं। वो हैंडराइटिंग देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो मतलब क्रिमिनल है उनका माइंडसेट क्या होता है। और इस फिल्म में जो सीरियल किलर है, इससे हम ऑडियंस वाले वाकिफ़ हो जाते हैं, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही इस सीरियल किलर को दिखाया जाता है। लेकिन इस फिल्म के जितने सारे किरदार हैं, जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि शहर वाले,
पुलिस वाले और ये माफिया वाले, इनको मालूम नहीं कि सीरियल किलर कौन है। तो बॉस ये सीरियल किलर किस तरह से सोचता है, तो इसको पकड़ने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। और ये सीरियल किलर भी बहुत ही मतलब उल्टी खोपड़ी का इंसान भी है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को हमेशा प्रोवोक करता था, सरकार को धमकियाँ देता था चिट्ठियाँ लिख के, और हर एक चिट्ठी में वो लिखता था कि आप मेरे कांड को, आप मेरे कर्मों को सीरियसली आप ले क्यों नहीं रहे हो, आप इनको सीरियसली लीजिए और आप हर एक अखबारों में मेरे कांड को छापिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं और भी कई बच्चियों का अगवा करूंगा और उन सब का खून मैं करूंगा। इस तरह से सरकार को वो सरेआम धमकियाँ भी दे रहा था। सोचिए कितना बेशर्म और कितना मतलब पागल था ये इंसान। तो उनकी चिट्ठियाँ जब पुलिस तक पहुँची तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स तक पहुँच गए। फिर वो एक एक मतलब लेटर्स को, एक एक अक्षर को बारीकी से परख रहे थे। और फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। तो फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है, या हैंडराइटिंग एनालिसिस किस तरह से होता है, इतनी सारी डिटेलिंग्स इससे पहले कभी किसी फिल्म में दिखाया गया ही नहीं था। और ये फिल्म का दर्जा मतलब इस फिल्म का दर्जा बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि ये फिल्मों के हर एक टॉप लिस्ट पे ये अपना नाम दर्ज कर चुका है। इस सिनेमा का नाम हर एक फिल्मों के टॉप लिस्ट में ऑलरेडी दर्ज है। एक ऐसा टॉप लिस्ट है 1001 फिल्में जो मरने से पहले आपको ज़रूर देखना चाहिए। उस लिस्ट में भी ये एम अपना नाम दर्ज कर चुका है। और मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस फिल्म को मरने से पहले ज़रूर देखें। ठीक है, इस फिल्म को ढूंढने के लिए आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मगर कैसे भी हो आप इस फिल्म को ढूंढ निकालिए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मास्टरपीस फिल्म है। और फ्रिट्ज लैंग जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो आज जीवन यही मानते आए हैं कि ये फिल्म उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और बाद में क्रिटिक्स ने भी इस बात को माना है। और सच में इस फिल्म को देखने के बाद मुझे पता लगा है कि ये फिल्म फ्रिट्ज लैंग के करियर में सर्वश्रेष्ठ सिनेमा क्यों है, क्योंकि इस सिनेमा में बहुत सारे ऐसे नई नई चीज़ें हुई है जो इससे पहले बहुत सारे सिनेमा में हुआ नहीं था। मतलब ऐसे फिल्मों से सिनेमा का एवोल्यूशन, सिनेमा का धीरे धीरे मतलब लोगों के दिल और दिमाग में बैठना, ये सब शुरू ही हुआ था, बस शुरू ही हुआ था। इससे पहले सिनेमा का बिजनेस इतना बड़ा नहीं था। सिनेमा हर एक ज़माने में, हर एक वक्त सिनेमा का एवोल्यूशन होता है। सिनेमा इवॉल्व हर एक ज़माने में करता है, और ऑडियंस का टेस्ट हर एक ज़माने में बदलता रहता है। हर एक ज़माने में हम सिनेमा में कुछ नई चीज़ें देखते हैं, तो उस वक्त जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही नया था। ऐसी डिटेलिंग्स का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें इससे पहले होता ही नहीं था। और पहले भी कहा कि टॉकी फिल्म्स का इजाद उस वक्त बस हुआ ही था। तो फ्रिट्ज लैंग इस फिल्म को अपना मैग्नम ओपस मानते थे, और सच में हर एक क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बाद में एक बहुत बड़ा मास्टरपीस मान लिया। क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब शुरुआत में लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आया था। शुरुआत में लोगों ने कहा था कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इलोंगेटेड शॉट्स का इस्तेमाल हुआ था, बहुत सारे लॉन्ग शॉट्स का इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। और इन लॉन्ग शॉट्स के ज़रिए लोगों का एटीट्यूड, लोगों का थॉट प्रोसेस और इन पुलिस का थॉट प्रोसेस, जितने भी सारे लोग, जितने भी सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म में शामिल है, सबका सोच, सबकी थॉट प्रोसेस, सब कुछ इन लॉन्ग शॉट्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया था। तो ये फिल्म तो मुझे बहुत मज़ा आया देखने में, बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो ये फिल्म मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है तो आप इसको कैसे भी हो ज़रूर देखिए। और अगर आप लोगों में से जो लोग ये फिल्म देख चुके हो, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर नहीं देखा हो
तो आप ज़रूर देखें। अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल हो तो मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।